नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। कल से मतगणना शुरू हो जाएगी जिन-जिन राज्यों में चुनाव हुआ था, जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला और आसाम। इन राज्यों में चुनाव ज़रूर हुए लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस में रहा वेस्ट बंगाल। ममता बनर्जी चुनाव लड़ी ऐसा हम नहीं बोल रहे। भले ही वो उन्होंने भवानीपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन वो लड़ती रही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वो लड़ती रही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक मतलब कल तक उन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उन्होंने लगाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब दिया है, उस ये पता चलता है कि किस तरह से ममता बनर्जी जो है अपनी लड़ाई लड़ रही थी, केवल इसके लिए कि बस मुझे सत्ता हासिल करनी है, चाहे वो जैसे भी हो। लेकिन हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, ये एक संवैधानिक संस्थानें हैं और इन्होंने जो कुछ भी डिसीजंस लिए वो भारत के लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए लिए। बंगाल क्या बदलाव लाएगा ये कल पता चलेगा, लेकिन उसके पहले जितने भी वीडियोज़ जितना भी डिस्कशन हो रहा है, वो इसी बात के ऊपर हो रहा है कि चुनाव के जो नतीजे आएँगे, उसके बाद बंगाल में क्या होगा? हिंसा भड़केगी? क्या फिर से वही होगा जो पहले वाले इलेक्शंस में हुए थे? तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है हमारे विशिष्ट अतिथि पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद वर्षा जी, आपका और आपके सभी दर्शकों का भी। सर आज का दिन जो है वो रात को ममता दीदी सोएगी नहीं, ना ही बंगाल के लोग सो पाएँगे क्योंकि सबके मन में एक डर है सर कि जो नतीजे आएँगे उसके बाद बंगाल में क्या होगा? चाहे बीजेपी जीती तो भी या ना जीती तो भी। देखिए, ये बात आपने जो बताई वो बिल्कुल सही है कि ममता जी ने जिस दिन से इलेक्शन की घोषणा हुई, उस दिन से पहले से एसआईआर जब लागू हुआ वहाँ पर एसआईआर की कार्रवाई शुरू हुई, तब से ममता बनर्जी 2 संस्थाओं के विरुद्ध लड़ रही है। वो भाजपा के विरुद्ध बिल्कुल नहीं लड़ रही। आप समझिए इस बात। वो 2 चीज़ें उनको जो चाहिए वो है सत्ता, बंगाल में सत्ता केवल उनकी होनी चाहिए। और इसके लिए उनको पता है कि भाजपा से लड़ना इतना आवश्यक नहीं है, जितना दबाना जो है वो चाहती थी कि डराया जाए, धमकाया जाए इलेक्शन कमीशन। और जब वो नहीं कर पाई, इलेक्शन कमीशन ना ममता बनर्जी से डरा, ना उनके धमकाए कुछ हुआ। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर निडर होकर अपनी कार्रवाई की। एसआईआर में जिस प्रकार से कार्रवाई की, तब ममता जी ने अपना जो स्टांस था, उन्होंने दूसरा जो हथियार अपनाया वो था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उन्होंने इनडायरेक्टली एक मोर्चा खोला कि अब चुनाव कमीशन से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लड़ा है। वो हमारी ज्यूडिशरी के पीछे छुप गई। लेकिन वहाँ पर भी हुआ यूँ कि जैसे-जैसे बातें आगे बढ़ती गईं और क्योंकि उनके जो कदम थे वो न्यायोचित थे ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से ना वहाँ की हाई कोर्ट और ना ही सर्वोच्च न्यायालय उनके पक्ष में आई कभी भी। प्रत्येक बार आयोग जो था, उनके कदमों को सही ठहराया। जहाँ पर निर्देश दिए जाने चाहिए थे, वहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने निर्देश भी दिए। और जहाँ-जहाँ न्याय तंत्र से निर्देश आया, वहाँ-वहाँ वो प्रत्येक निर्देश को चुनाव आयोग ने स्वीकार भी किया, इम्प्लीमेंट भी किया। तो लड़ते-लड़ते जिस दिन चुनाव आ गया, तब तक ममता दीदी का जो युद्ध था, वो चुनाव आयोग के विरुद्ध हथियार जो था उन्होंने न्याय तंत्र को उपयोग किया और अंत आते-आते वो न्याय तंत्र से भी लड़ना शुरू कर दिया। बराबर। कल जो हुआ, यस। अब वो
पहले रोकने गई कि सेंट्रल फोर्सेस नहीं आने चाहिए, सेंट्रल पहला पॉइंट। फोर्सेस आए यस। क्योंकि अ, इल ये फेयर इलेक्शन करवाना, फियरलेस और फेयर इलेक्शन करवाना ये चुनाव आयोग का दायित्व है। और जब चुनाव घोषित होते हैं तो पूरा तंत्र जो है वो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है। यस। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए चुनाव आयोग को जो भी कदम उठाने चाहिए उनके लिए चुनाव आयोग के पास सत्ता होती है। हाँ। चुनाव आयोग ने उस सत्ता का बिल्कुल से उपयोग किया, तो उस सत्ता को काटने के लिए भी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब वो गिनती जब हो रही है, मतगिनती हो रही है, उसके लिए भी अंत में वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाकर छिपी हैं और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को आमने-सामने लाकर खड़ा। यस। परंतु यहाँ पर जो ब्यूटी है वो भारत के लोकतंत्र की यहाँ पर ये सुंदरता दिखी हमको कल, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो चुनाव आयोग ने जिस लोगों को वहाँ पर रखा है, ऑब्जर्वर जो हैं मतों की जो गिनती करेंगे, वो केंद्रीय स्टाफ ही रहेगा। यस। राइट। अब ये जब हो गया, ये जब निश्चित हो गया है, तो एक बात आपको मैं बता दूँ कि उन्होंने ये कहा था कि अ, मत गिनती के बाद कुछ भी हो सकता है। यस सर। तो ये कुछ भी जो है इसे इन्वर्टेड कॉमा में लेना चाहिए। इसमें मैं एक बात और बता दूँ, जो एक वीडियो आया था फाल्टा से आया, जहाँ पर वो जहांगीर खान चुनाव लड़े, जिसके अभी विरुद्ध होता में है। आईपीएस के विरुद्ध में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी और सपा भी चली गई और बाकी सब उस आईपीएस के विरुद्ध में आ गए थे। जिस आईपीएस ने जिस प्रत्याशी को कहा था कि अब कोई ऐसी-वैसी हरकत मत करना, उसी ने ही करी थी। जहांगीर खान ही था, फाल्टा में ही हुआ। भाजपा ईवीएम से भाजपा का जो प्रत्याशी था और जो चुनाव चिन्ह था, उसके ऊपर टैप लगा दिया गया, ताकि मतदाता को दिखे नहीं। वहाँ के सारे मतदान केंद्रों पर 21 मई को मतदान होने वाला है। राइट इलेक्शन सर। कमीशन ने कल वो सारे के सारे इलेक्शन जो था वो घोषित कर दिया, वहाँ पर दोबारा मतदान हो। तो ये सारी बातें जो खुलकर दिखा रही हैं कि ये जो फेयर और फ्री इलेक्शन होने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले कल जो होने वाला है, कल ये निश्चित हो जाएगा कि अब बंगाल का नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा। ये निश्चित है। और ये 12 बजे के बाद जब ये चुनाव आयोग जो मतगिनती आगे बढ़ती जाएगी, निर्णय आने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही ये लगेगा कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं, बंगाल में कहीं न कहीं हिंसा होने के आसार हैं। टीएमसी के गुंडे ये करेंगे, ये निश्चित है। वैसे मैं मानता हूँ कि सीएपीएफ जहाँ पर करीब-करीब 70,000 पर्सनेल वहाँ पर हैं, तो ये कंट्रोल तो करेंगे, परंतु ये माना जाना चाहिए कि वहाँ पर जो जो वो चुनाव के दौरान नहीं कर पाए, चुनाव के बाद नहीं कर पाए, वो रिजल्ट आने के बाद करें, ये सर और एक निश्चित। बात है, अभी जस्ट न्यूज़ आई है 8 मिनट के पहले और अभिषेक बैनर्जी ने कहा है 10 लाइफटाइम्स वोंट बी इनफ। अभिषेक बैनर्जी डेयर्स बांग्ला विरोधी लीडर्स टू कंटेस्ट फ्रॉम फाल्टा। ऐसा करके न्यूज़ में आ रहा है कि द हिंदू में आया है। मतलब अभिषेक बैनर्जी भी कुछ कम नहीं है सर, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं और उन्होंने फिर से इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस को जो आया है अब 21 मई को होगा फाल्टा में शायद ये इलेक्शन फिर से ही डिस्क्राइब एज कि हम इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, हम देख लेंगे। बंगला विरोधी गुजराती गैंग ऐसा करके बोला है। ही क्रिटिसाइज्ड एंड चैलेंज्ड जो कोई फाल्टा में खड़ा रहेगा वो रहेगा बांग्ला विरोधी गुजराती गैंग वाला अगर होगा तो उस इस तरह से कुछ बयान आया है सर। तो ये भी सर एक तरह से कितनी बार धमकाया है अभिषेक बैनर्जी ने इसके पहले नो डाउट, तो अभी आया है जस्ट
जब ये जी। डिक्लेयर हो गया 21 मई को फिर से इलेक्शन होंगे माल्टा में। मतलब सर हम परिस्थिति को यहाँ से बैठे हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कितना वहाँ पे भय का वातावरण इन लोगों ने क्रिएट किया है। ये काफ़ी स्वाभाविक है क्योंकि देखिए मैंने पिछले पॉडकास्ट में ये बताया था कि ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज ये दोनों स्पष्ट करती हैं कि ममता बनर्जी अब डरी हुई है। उनको पता चल गया है कि उनकी सत्ता अब 4 मई ममता बनर्जी गई। यस। ये ममता बनर्जी मान चुकी। और सर और एक जहाँ बात। तक आपने अभिषेक बनर्जी का कहा, उन्होंने कहा कि 10 जन्म जो हैं वो इनफ नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे, फाल्टा से जिसको भी लड़ना है आ जाइए, वो बांग्ला के विरोधी रहे। तो ये देखिए 2 चीज़ें हैं, जब कांग्रेस और विपक्ष भाजपा के सामने लड़ते-लड़ते अपने आप को निर्बल समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, तब-तब वो 2-3 हथियार निश्चित रूप से आज़माते हैं, इसका उपयोग करते हैं। पहला हथियार उनका होता है संविधान। संविधान बदल देंगे जो 24 में। अब वो जो हथियार था वो अब निष्क्रिय हो चुका है। उनको पता चल गया कि इससे अब कुछ होने वाला नहीं। फिर अब जो उनके हथियार हैं, वो है प्रांतवाद और एक हथियार जो तमिलनाडु में उपयोग किया गया जिसका, वो है भाषावाद। यस। ये 2 हथियार जो हैं, जब-जब और ख़ास करके जब उस राज्य में कोई प्रादेशिक पार्टी सत्ता में, तो वहाँ पर ये 2 हथियार सदैव उपयोग किए जा रहे हैं। पिछले 12-15 वर्षों से ये हो रहा है। 12 वर्षों से तो कर ही रहे हैं। तमिलनाडु में देख लीजिए, कर्नाटक में भी यही हुआ था। अ, अब बंगाल में ये जो कर रहे हैं, अब ये करने की जो कोशिश कर रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक होटल में, हुँ, वहाँ पर कोई बिज़नेस करने आया हुआ है गुजराती व्यक्ति, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हुँ, उसको पूछा, उसने बोला कि मैं गुजरात से आया हूँ, मेरा तो धंधा है यहाँ। उसको सही ढंग से खाना नहीं दिया गया। रहने के लिए उसको सुविधा नहीं मुहैया करवाई गई। ऐसा एक वीडियो मैंने देखा। तो ये जो करने की, आपको याद होगा, यही बात तेजस्वी यादव ने भी कही। हुँ, वाराणसी में जो चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो पूरा का पूरा नैरेटिव चला, वो यही नैरेटिव था। तो ये जब इनको लगता है कि अब हम हारने ही वाले हैं, तो ये इनके अंतिम हथियार होते हैं, प्रांतवाद फैलाना और भाषावाद फैलाना। अर्थात इसका दूसरा अर्थ अगर आप करें तो ये होता है कि किसी भी प्रकार से भारत विरोधी नैरेटिव चलाना। अब जब प्रांत की बात करते हो तो आप देश से कहीं न कहीं अलग इसको करने की कोशिश करते हो। भारत से अलग कोई भी प्रांत नहीं है। गुजरात भी नहीं है, बंगाल भी नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है, कर्नाटका भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं। परंतु जब प्रांत की बात होती है, तो राष्ट्र की बात जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। उसकी प्राथमिकता है वो द्वितीय स्थान पर आ जाती है, तृतीय स्थान पर आ जाती है। प्राथमिक जो बात आ जाती है वो प्रांत की। अभिषेक बनर्जी, वैसे इनकी भाषा देखें तो स्वाभाविक रूप से ये भतीजे तो ख़ैर ममता जी के ही हैं, हुँ, तो गुण तो स्वाभाविक आने वाले हैं। राजनीति जो सीखे हैं वो भी ममता जी से सीखे हैं, तो ये धमकी वाली राजनीति तो स्वाभाविक आने ही वाली है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हाँ, वो जो आपको बचाने कौन आएगा? अजय पाल शर्मा शायद। नहीं, उन्होंने किसी जगह पर ये सार्वजनिक रूप से कहा था कि कोई बाप आपको किसी का बाप बचाने नहीं। हाँ, सर और एक बात क्योंकि अभी सर बांग्लादेश में एक उनके संसद में उनके कोई मेंबर है, उन्होंने भी हमारे बंगाल के चुनाव को जोड़ते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया कि अगर बीजेपी जीतती है तो जो बांग्लादेशी बंगाल में है
उनको हमारे हमारे पास भेजा जाएगा, फिर उनको कौन सँभालेगा, हमारे ऊपर बोझ बढ़ेगा। सर इतना ही नहीं सर, मैंने इतना पढ़ा सुना है कि ये लोग अब यूनाइटेड नेशन में जाने की तैयारी करेंगे इसके बाद, कि हम भई ये जो रिफ्यूजी कर नहीं है, जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में घुसे हैं, उनको लेकर। तो सर ये एक हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय एक कॉन्स्पिरेसी भी है। हो सकती है। जैसे कि हमने देखा कि जो लोग इनको टूल बनाते हैं, बांग्लादेश में देखा हमने कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि जो लोग हमारे देश के विरोध में सोच रहे हैं, वो लोग इनको हाथ में लेके बंगाल में एक तरह से विद्रोह करना चाहते हैं या जो भी है, दंगा फैलाना चाहते हैं। इसीलिए बांग्लादेश के ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो भी सर चिंताजनक है सर। क्योंकि सर हम दुनिया में देखते हैं कि जब-जब हम कैसे डीप स्टेट होता है, वो इन लोगों का उपयोग करते हैं। हर एक राष्ट्रों में जब देखते हैं सर, कितने देशों में सत्ता परिवर्तन हुए, ईरान में भी हुआ, इजिप्ट में भी हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ। तो अभी ये एक हमारा जो बंगाल है, इसमें भी ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है। आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए मैं आपको नेपाल की बात बताऊँ। हुँ, नेपाल में वर्तमान में जो चल रहा है, चीन और अमेरिका, ये दोनों, क्योंकि नेपाल में नए प्रधानमंत्री जो हैं वो नए हैं, अनुभवी भी नहीं है, उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो भी नया है। तो उनको किसी भी प्रकार से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, बालेन शाह को। कल शायद माइकल रूबियो वहाँ पर गए, हुँ, हुँ, बंगाल में थे नेपाल में थे। यस, तो ये कहीं न कहीं, और नेपाल आपको बता दूँ भारत विरोधियों का अड्डा बना हुआ है। आईएसआई ने वहाँ पर अड्डे बनाए, सीआईए ने वहाँ पर अड्डे बनाए। अब वो जो शिफ्ट होकर ज़्यादातर बांग्लादेश में यस, एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं, जैसे आपने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ श्रीलंका में, भारत ने इंटरवेन किया, वहाँ पर लोकतंत्र बहाल हो गया। भारत ने वहाँ पर जो भी आर्थिक सहायता करनी थी, वो भी की। बांग्लादेश का जहाँ तक प्रश्न है, बांग्लादेश में भी रिजिम चेंज का प्रयास किया गया, सफल प्रयास किया। भारत विरोधी यूनुस को बिठाया गया। इस दौरान जब तक यूनुस बैठे थे, तब तक भारत और बांग्लादेश के संबंध जो थे, वो एक चरम पर पहुँच गए कि कभी न कभी ये टूट सकते हैं। परंतु नई सरकार आने के बाद, अब चुनी हुई सरकार रहती है, तो उनको पता होता है कि विदेश के साथ कैसे संबंध बनाए जाएँ। यूनुस तो खैर सर्वमुख हत्यार ही थे, तानाशाह ही थे। परंतु अब जो सरकार है, उनको पता है भारत की अ, भारत का क्या महत्व है। भारत ने अभी-अभी ऑयल वगैरह देकर उनको सहायता भी की है बांग्लादेश को। यस सर। इसके तो बावजूद ये लोग इस तरह से बयान देते हैं कि लेकिन हमारे वहाँ यहाँ पर आए। जमात-ए-इस्लामी जो, हुँ, उसका जो रुख है, वो स्वाभाविक रूप से भारत विरोधी। हाँ, वो तो है। और ये जो अख्तर हुसैन ने कहा है, हाँ, बांग्लादेश का जो सांसद है अख्तर हुसैन, इसने जो कहा है कि हमारे लोग वहाँ से हमारे वहाँ पर आ जाएँगे, काइंड ऑफ ऐसा जो कहना, ये दिखाता है कि बांग्लादेश का सांसद ये मानता है कि बांग्लादेश के घुसपैठिए, अवैध घुसपैठिए भारत में और खास करके बंगाल में बसे हुए। और ये भी इसने है सर कि माना है कि बांग्लादेश के द्वारा भारत में रोहिंग्याओं को घुसाया गया, तो उन्होंने पोल पट्टी और खोल दी अगर वहाँ बंगाल में। पर, और ममता बनर्जी की सरकार थी, तो वहाँ पर उनको छत्र भी मिला। हाँ, ये इनडायरेक्टली बांग्लादेश के सांसद ने ये माना। अब हुँ। उनको डर वही लग रहा है कि अगर यहाँ पर भाजपा की सरकार आएगी, तो ये इनको इनको अनुभव है हिमंता बिश्व शर्मा का, जिस प्रकार से वहाँ से भगाए गए हैं, तो उनको ये अनुभव है कि अगर भाजपा की सरकार यहाँ पर आई, तो जो घुसपैठिए उन्होंने घुसाए हैं भारत में, खास करके पश्चिम बंगाल में, वो उनको वापस भागना पड़ा।
यस। और ये इनको पता है कि अगर यहाँ पर आएँ तो हम झेल नहीं पाएँगे। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने वहाँ से रेडिकलाइज़ करके भेजा, इनको घुसाने में जो घुसपैठ कर इसमें एक बात और भी याद रखनी चाहिए हमें कि जमात-ए-इस्लामी को बांग्लादेश में जहाँ-जहाँ उनके प्रत्याशी जीते हैं, वो सारे के सारे 90 से 95% प्रत्याशी भारत और बांग्लादेश की सरहद पर, सीमा पर हैं और वो सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल की। अख्तर हुसैन जो हैं, वो जमात-ए-इस्लामी से ही हैं। यस तो सर। सर और इनको ही पता है कि क्या हो रहा है वहाँ पर और और क्या सर ये हो सकता है अगर भाजपा जीती, तो बांग्लादेश में क्या हो सकता है। तो ये मोटा-मोटा मैं आपको बताऊँ कि बांग्लादेश के इस सांसद ने ये मान लिया कि बांग्लादेश के द्वारा पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं को घुसाया गया, अवैध रूप से घुसाया गया, अवैध रूप से वहाँ से बांग्लादेशियों को भी घुसाया गया, रेडिकलाइज़ करके घुसाया गया और अगर भाजपा की सरकार आ रही है, तो ये सारे के सारे को निकाला जाएगा और वो बांग्लादेश में। ये सर तो और 2 बात निकालना भी इसमें पड़ेगा। क्लियर हो रही है कि बंगाल में शरण दी गई ममता बनर्जी के द्वारा और भाजपा आई तो वहाँ से भगाए। ये सर और सर आप जैसे बोल रहे हो कि अगर भाजपा की सरकार आती है और जैसे अमित शाह और हमारे प्रधानमंत्री बार-बार कहते रहे कि घुसपैठियों को हम निकालेंगे और सर हम यही देखना चाहते हैं कि जो भी हमारे भारत के अंदर घुस इल्लीगली आए हैं और जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है सर वो होना ही चाहिए। इन लोगों को बाहर भेजना ही पड़ेगा, उनको भेजना ही पड़ेगा। और ये कर सकते हैं, हमने देखा है सर कि बिना खून बहाए, बिना बंदूक उठाए 370 हट गया, राम मंदिर बन गया बिना बंदूक उठाए, बिना कुछ हिंसा। तो ये भी हाँ, बीजेपी सरकार करेगी अगर वो सत्ता में आती है, यही हमारी अपेक्षा है सर और हम ये देखना चाहते हैं। क्योंकि एक और चीज़ मैं बंगाल आपको बता दूँ, हाँ सर, ऐड कर दूँ, उत्तराखंड और गुजरात में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू हो गए। हाँ, एमपी ये में बातें चल रही हैं, पंच का गठन किया जा रहा है। हुँ, तो ये यस, भाजपा ही कर सकती है। राइट। यही है सर हमारी आज कामना हमने पहले के वीडियो में भी बताया था, पॉडकास्ट में चर्चा की थी कि ये इलेक्शन ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ रही है और ये इलेक्शन पूरा भारत लड़ रहा है ऐसा हम मानते हैं क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का एक सवाल है सर। इतिहास गवाह है किस तरह से क्या-क्या हुआ है, जो बंगाल में हो रहा था इतने सालों में 40-50 सालों में सर। पहले सीपीएम लेफ्ट और फिर कांग्रेस कुछ साल और फिर 15 साल ममता बनर्जी के। तो वहाँ के हिंदू अगर मेजॉरिटी में भी है, फिर भी इतना डर और इतनी हिंसा और इतनी घृणा फैल चुकी है। और सर मैंने कल पढ़ा एक लेडी का वीडियो आ रहा देखा मैंने सॉरी देखा वीडियो वो लेडी बता रही थी सर कि घर में घुसकर माता-पिता के सामने छोटी-छोटी बच्चियों को लेकर जाते हैं या फिर वहीं पर उनके सामने अत्याचार होता है सर। हम कौन से काल में जी रहे हैं सर? भारत स्वतंत्र होने के बावजूद अगर एक राज्य इस तरह का भय का वातावरण है, तो उसको बदलना ज़रूरी है और भगवान करे कल अच्छा रिज़ल्ट आए। यही हमारी कामना है सर। वैसे 4 मई ममता बनर्जी गई। यस 4 मई ममता गई, यही हम अपेक्षा रखते हैं सर और फिर से उम्मीद रखते हैं कि कल जैसे रिज़ल्ट आएँगे। सर ये पक्का है, हिंसा होने वाली है और इतनी बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ लगी है, कितना कंट्रोल कर पाएगी या कंट्रोल ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन आशा की किरण हमेशा रहती है और यही आशा करते हैं कि भारत हमेशा जीतेगा और जीतना ही चाहिए। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये रा संडे की रात सबको जगना पड़ेगा। धन्यवाद वर्षा जी आपका बहुत-बहुत। थैंक यू।